हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र है कि अति लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। अति लघुत्तरी प्रश्न का ये अंतिम क्लास है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 87 है, प्रकृति का अनुसरण सूत्र से आपका क्या तात्पर्य है। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। उत्तर, इस शिक्षण सूत्र के अनुसार प्रकृति को माध्यम बनाकर बालकों को शिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 88 है, प्रश्नोत्तर विधि के 2 लाभ बताइए। ये भी प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। उत्तर, विद्यार्थी प्रश्न पूछता भी है और प्रश्नों के उत्तर भी देता है। इससे उसमें विश्वास की भावना जागृत होती है तथा साथ ही उसकी संकोच करने की प्रवृत्ति समाप्त होती है। ये पहला लाभ है। दूसरा है, छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा बनी रहती है जिससे वह ज्ञान सरलता से प्राप्त कर सकता है। ये प्रश्नोत्तर विधि के 2 लाभ हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 89, शिक्षण में खेल प्रविधि का महत्व बताइए। ये भी प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। उत्तर है इसका, खेल प्रविधि के जन्मदाता यूरोप के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कॉल्डवेल कुक हैं। उनका मत है कि खेल प्रविधि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि है। जो बालक खेल द्वारा ज्ञान अर्जित करता है वह अधिक सुदृढ़ होता है। इससे बालक बिना किसी दबाव के सहज ही शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 90 है, बाल केंद्रित शिक्षण एवं शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर बताइए। उत्तर, बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को केंद्र मानकर ही शिक्षा दी जाती है, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक अधिक महत्वपूर्ण होता है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है कि बच्चे को केंद्र में रखा जाता है। मतलब बच्चे के भावनात्मक, ज्ञानात्मक, कौशलात्मक सभी तरह के उसका सर्वांगीण विकास करने की कोशिश किया जाता है, चाहे किसी भी तरीके से, किसी भी विधि से पढ़ाया जाए। और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में मुख्यतः शिक्षा और शिक्षक केंद्र में होता है। मतलब कि बच्चा चुपचाप सुनता है, व्याख्यान विधि हो गया, शिक्षक एक बार आता है क्लास में और भाषण दे के बोल के समझा के चला जाता है। बच्चा समझे तो नहीं समझे तो इस प्रकार की शिक्षण को शिक्षक केंद्रित शिक्षा कहते हैं। और बच्चे को समझाना है किसी भी तरह से तो वो जो शिक्षा हो जाएगा वो शिक्षक केंद्रित हो जाएगा, बाल केंद्रित हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 है, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। उत्तर, निदानात्मक शिक्षण में छात्रों की समस्याओं का निदान किया जाता है। छात्र की असफलता की जानकारी प्राप्त करना निदान कहलाता है। जब छात्र की असफलता की जांच कर उसके निवारण के लिए उपाय किए जाते हैं तो इसे उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं कि जब बच्चे के कमी को दूर करते हुए शिक्षा दी जाती है उसको उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है। निदानात्मक शिक्षण वो होती है कि बच्चे के शिक्षण में उसके कमी को पता लगाना कि कहाँ कमी रह गई है उसकी, कहाँ बच्चा कमज़ोर पड़ रहा है किस विषय में, इसको हम निदान कहते हैं, निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। और दूर करके शिक्षा देने को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। इन दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 92 है, एक अच्छी प्रस्तावना के 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। ये भी प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। उत्तर, प्रकरण को छात्र के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। दूसरा हो जाएगा प्रकरण को छात्र द्वारा ही निकलवाना। प्रश्नोत्तर विधि से ये संभव है दूसरा। और ये सूक्ष्म शिक्षण में काम आता है। प्रस्तावना सूक्ष्म शिक्षण में आता है। प्रस्तावना में बच्चे को प्रश्नों के माध्यम से पता लगाया जाता है कि बच्चे का लेवल क्या है। उसके बाद उसके शिक्षण कार्य शुरू किया जाता है। प्रश्न संख्या 93 है, काठिन्य निवारण किस विषय की पाठ्य योजना का घटक है, यह क्यों किया जाता है। ये भी प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। उत्तर, काठिन्य निवारण साहित्य की पाठ्य योजना का घटक है। यह छात्रों की बोधगम्यता को बताने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 94 है, शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में क्या सावधानी रखनी चाहिए। ये प्रश्न देखिए 2019 में पूछा हुआ है और 2023 में भी पूछा हुआ है, रिपीट किया है। इसका उत्तर है, शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। पहला है अच्छी वस्तुओं का उपयोग, दूसरा है उचित स्थान, तीसरा है कीड़ों से बचाव और चौथा है सफाई, पांचवा पृथक कक्ष, छठवां है मरम्मत, सातवां है आच्छादन
और 8वां है प्रयोग में सावधानी। ये शिक्षण अधिगम सामग्री हो गया, जैसे रजिस्टर हो गया, और शिक्षण से संबंधित जितने भी स्कूलों में जो रजिस्टर हो गए, उससे बच्चों के बुक्स हो गए और बच्चों के जो भी उनके खेल सामग्रियाँ हो गई, इन सभी को रखने के लिए ये सब विधियाँ अपनानी चाहिए कि ऐसे आप अच्छी वस्तुओं का उपयोग करेंगे, उचित स्थान पर रखेंगे, कीड़ों मकोड़ों से दूर रखेंगे, वहाँ धूप और उसका मरम्मत का व्यवस्था करेंगे, मतलब कि वो सफाई जगह पे रहे और उसका प्रयोग सावधानी से हो, फिर से वो वहीं रख दिया जाए। ये सारा जो ये सभी सावधानियाँ हो जाएंगी शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में। प्रश्न संख्या 95 है, गणित किट के किन्हीं 2 उपकरणों के नाम बताइए। उत्तर हो जाएगा, पहला है स्केल, दूसरा है चांदा। ये गणित किट के 2 उपकरणों के नाम हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 96 है, शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य बताइए। उत्तर, पहला है मानसिक क्षमता का विकास और दूसरा है क्रियाशीलता का विकास। प्रश्न संख्या 97 है, उपचारात्मक शिक्षण से क्या अभिप्राय है अथवा उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। उत्तर है, उपचारात्मक शिक्षण उस शिक्षण को कहा जाता है जिसके माध्यम से छात्रों की शिक्षा संबंधी त्रुटियों को दूर किया जाता है और छात्रों की कमजोरियों का पता लगाकर उसे सीखने में आ रहे बाधक तत्वों को दूर किया जाता है। प्रश्न संख्या 98 है, शिक्षण अधिगम सामग्री से क्या अभिप्राय है। ये भी प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। उत्तर हो जाएगा, शिक्षण अधिगम सामग्री से आशय उस सामग्री से है जिनका प्रयोग बालकों की ज्ञानेंद्रियों को अभिप्रेरित करने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 99 है, कहानी कथन प्रविधि के क्या उद्देश्य हैं। ये भी प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। इसका उत्तर है, कहानी कथन एक प्रविधि है, इसका उपयोग छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 100 है, विवरण प्रविधि किसे कहते हैं। ये भी प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। उत्तर, विवरण शिक्षण या सूचना देने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। विवरण की कला प्रत्येक शिक्षक में जन्मजात पाई जाती है। प्रश्न संख्या 101 है, शिक्षण में रुचि के सिद्धांत से क्या आशय है। ये भी प्रश्न 2018 में, देखिए ये सारे प्रश्न 2018 में पूछे हुए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, छात्रों को आकर्षक एवं आनंददायक कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा देना ही शिक्षण में रुचि के सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 102 है, संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से हैं। ये प्रश्न पहले आ चुका है, रिपीट हो रहा है। उत्तर, शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण। अब शाब्दिक संप्रेषण में 2 भाग हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक संप्रेषण, मौखिक शाब्दिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। और अशाब्दिक संप्रेषण के भी देखिए 3 भाग होते हैं। पहला है वाणी संप्रेषण, दूसरा मुख मुद्रा एवं चक्षु संप्रेषण और तीसरा है स्पर्श संप्रेषण। प्रश्न संख्या 103 है, शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि का क्या महत्व है। ये प्रश्न देखिए 2018 और 23 में पूछा हुआ था। उत्तर, प्रश्नोत्तर प्रविधि के प्रयोग से छात्र नए ज्ञान प्राप्ति के लिए सक्रिय हो जाते हैं और उनकी विचार करने तथा चिंतन करने की शक्ति बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 104 है, गतिविधि आधारित शिक्षण की 2 उपयोगिताएं लिखिए। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। उत्तर हो जाएगा, शिक्षण रोचक हो जाता है और दूसरा, छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है। ये गतिविधि आधारित शिक्षण के 2 उपयोगिता हैं। प्रश्न संख्या 105 है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का क्या अभिप्राय है। ये भी प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। उत्तर, इस शिक्षण में बालक को पहले पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है और उसके बाद उसके एक एक अंश का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण करने का मतलब ये होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसको डिटेल में जानकारी देना, उसको विश्लेषण कहते हैं। पहले पूर्ण से अंश का अर्थ हुआ, जैसे वृक्ष के बारे में पढ़ाना है तो पहले आप पूरे वृक्ष के बारे में पढ़ाइए। कोई आम का वृक्ष है तो ये आम का वृक्ष होता है, इसमें फल लगते हैं और उसके बाद ये फल बहुत मीठे होते हैं। आप एक ब्रीफ जानकारी दे दीजिए पूरा
एक समरी, उसके बाद से आप छोटे छोटे उसकी टहनियों के बारे में, उसमें एक भाग तना होता है, उसके बाद से उसकी टहनियाँ होती हैं, फिर पत्ते होते हैं, उसमें कलियाँ आती हैं, ये सब मतलब कि उसके छोटे छोटे टुकड़ों के बारे में जानकारी देना, विश्लेषण करना होगा। पहले आप पूरा पढ़ाएंगे, फिर उसके टुकड़ों में उसको बांट के पढ़ाएंगे। इसी को पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 106 है, प्रश्नों की दो विशेषताएं लिखिए। पहला है प्रश्न सरल तथा स्पष्ट हो, दूसरा है प्रश्न प्रेरणा उत्पन्न करने वाले हों। ये भी प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। प्रश्न संख्या 107 है, पुनर्वलन कौशल का क्या उद्देश्य है। ये भी प्रश्न 2018 में पूछा हुआ। देखिए सभी प्रश्न ये 2018 के हैं। उत्तर है, पुनर्वलन कौशल आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित है और अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। इसके प्रयोग में शिक्षक को पारंगत होना चाहिए। यह छात्र की अभिप्रेरणा और क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। पुनर्वलन कौशल, पुनर्वलन मतलब होता है बच्चे की तारीफ करना, कि बच्चा कोई काम कोई होमवर्क करके लाया या कुछ भी किया, कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, उसको तारीफ करिए और उससे इसको पुनर्वलन मिलता है, मतलब सकारात्मक उसको सहयोग मिलता है और बच्चा उत्तेजित होता है आगे का काम करने के लिए, यानी पढ़ने के लिए, चाहे जो भी वो कर रहा था। अब पुनर्वलन दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। और तारीफ कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं बदले में उपहार स्वरूप, तो ये सकारात्मक पुनर्वलन हो गया। नकारात्मक और जो डांट रहे हैं, उसको मना कर रहे हैं कोई चीज़ करने से, तो वो नकारात्मक पुनर्वलन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 है, शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत की क्या उपयोगिता है। ये भी प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। उत्तर, शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत द्वारा छात्रों में पढ़ने में रुचि जागृत की जाती है। प्रश्न संख्या 109 है, विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का क्या महत्व है। उत्तर, विज्ञान प्रयोगों पर आधारित होता है, अतः जब किसी प्रयोग को प्रदर्शन के माध्यम से दिखाया जाता है या प्रयोग का प्रदर्शन किया जाता है तो उसका विशेष महत्व होता है। यही है विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का महत्व। प्रश्न संख्या 110 है, व्याख्यान देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। उत्तर, व्याख्यान देते समय उदाहरण एवं दृष्टांत का प्रयोग करना चाहिए। बच्चे को आप कोई भी चीज़ के बारे में व्याख्या दे रहे हैं तो उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहिए, यही कह रहा है पहले में। दूसरा है, वाक्यों में क्रमबद्धता रखनी चाहिए। प्रश्न संख्या 111 है, शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है। प्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन। देखिए उत्तर में क्या दिया है, प्रेरणा के माध्यम से ही छात्रों में सीखने के लिए रुचि उत्पन्न की जाती है। जब छात्र शिक्षण में रुचि नहीं लेता है तो उसे कोई भी नहीं सिखा सकता है। बच्चे को प्रेरित करने के लिए उसकी जन्मजात रुचियों की मदद लेनी आवश्यक है। रुचि उत्पन्न होने पर उसकी ज्ञान ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 112 है, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र से क्या आशय है। अब इतना थोड़ा सा समझ लीजिए। मूर्त का मतलब होता है जो देखा जाता है, जो दिखाई देता है। अमूर्त का मतलब जो दिखाई नहीं देता है। अब इसका उत्तर पढ़ते हैं। उत्तर है, मूर्त से अमूर्त शिक्षण इस तथ्य पर बल देता है कि सर्वप्रथम बच्चों को मूर्त यानी उस स्थूल वस्तुओं का ज्ञान कराना चाहिए, तत्पश्चात अमूर्त यानी सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान कराना चाहिए। मूर्त वस्तुएं वे होती हैं जो दिखाई देती हैं तथा जिनको पहचानना तथा समझना सरल होता है। अमूर्त वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए उनको समझना कठिन होता है। तो सबसे पहले आप जो दिखाई देती हैं उसके बारे में वर्णन कीजिए, उसके बाद आप उसी के माध्यम से अमूर्त चीज़ों के बारे में पढ़ाइए। यही है मूर्त से अमूर्त तक का शिक्षण सूत्र। प्रश्न संख्या 113 है, निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं। उत्तर, निदानात्मक परीक्षण से तात्पर्य किसी रोग का निदान करना है। जिस प्रकार चिकित्सक किसी रोग का निदान करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक भी अपने छात्रों की समस्याओं का उपचार करता है। उसकी विषयगत समस्याएं तथा अधिगम संबंधी त्रुटियों का निदान करता है। निदान मतलब होता है बच्चे की कमी को दूर करना। अगला प्रश्न है 114, बहुस्तरीय शिक्षण का क्या उद्देश्य है। उत्तर, बहुस्तरीय शिक्षण में के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना। दूसरा है विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना।
तीसरा है शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना। चौथा है छात्रों में समय के सदुपयोग की आदत डालना। और पांचवा है छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। ये सभी हो जाएंगे बहुस्तरीय शिक्षण का उद्देश्य। प्रश्न संख्या 115 है खेल पर आधारित किन्हीं दो शिक्षण पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, एक बार और आ चुका है। उत्तर पहला हो जाएगा किंडरगार्टन विधि और दूसरा हो जाएगा मॉन्टेसरी विधि। किंडरगार्टन विधि को मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था और मॉन्टेसरी को विधि को मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था और किंडरगार्टन विधि को फ्रॉवेल ने दिया था। इसके साथ आप ये भी याद रखेंगे, ये भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछता है एक नंबर में। प्रश्न संख्या 116 है शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है। उत्तर, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का महत्व निम्नलिखित है। पहला है शिक्षण मूल्यांकन हेतु, दूसरा नवीन ज्ञान का संबंधीकरण हेतु, तीसरा है जिज्ञासा हेतु, चौथा है पाठ विस्तार हेतु और पांचवा है रुचि एवं एकाग्रता बनाए रखने हेतु। ये सभी शिक्षण प्रश्नोत्तर विधि के एग्जाम्पल है। यानी अब जब शिक्षण कार्य करें तो बीच बीच में बच्चों से प्रश्न भी पूछें, जिससे आप इन सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 117 है मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है। उत्तर, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग प्रयागराज का पूर्व नाम था इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर प्रश्न संख्या 118 है शिक्षण की आगमन विधि से क्या अभिप्राय है। उत्तर, शिक्षण की आगमन प्रविधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। इस प्रविधि का अधिकांश प्रयोग व्याकरण शिक्षण में किया जाता है। व्याकरण शिक्षण में आगमन का मतलब होता है पहले एग्जाम्पल पढ़ाना, फिर उसके बारे में उससे नियम पढ़ाना। तो इसमें सबसे अच्छा जो तरीका होता है आगमन विधि का, मतलब वो व्याकरण में यूज किया जा सकता है। व्याकरण को सबसे प्रभावी तरीके से आगमन विधि द्वारा पढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 119 दक्षता अधिगम शिक्षण विधि के सोपान बताइए। ये प्रश्न देखिए 2015 और 2016 में पूछा हुआ था। उत्तर, दक्षता आधारित शिक्षण विधि के निम्नलिखित सोपान है। सोपान मतलब चरण होते हैं, स्टेप्स क्या हैं उनके। पहला है पूर्व तैयारी उद्देश्य निर्धारण सहायक सामग्री, दूसरा है व्यवस्था करना, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना, तीसरा हो जाएगा नियम निर्णय का समन्वयीकरण या सूचीकरण, चौथा हो जाएगा अभ्यास, पांचवा है अभ्यास कार्य के मध्य की गई त्रुटियों का शुद्धिकरण करना और छठवां है प्रयोग। ये सभी दक्षता अधिगम शिक्षण के सोपान हैं, यानी उसके स्टेप्स हैं, चरण हैं हिंदी में। प्रश्न संख्या 120 है रुचिपूर्ण शिक्षा क्या है। उत्तर, यह शिक्षकों हेतु एवं शिक्षकों द्वारा बनाया गया कार्यक्रम है। इसमें शिक्षक छात्रों की रुचियों के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली स्वरूप देते हैं। ये रुचिपूर्ण शिक्षण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 121 है रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। उत्तर, रुचिपूर्ण शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है रटने की अपेक्षा सिखाने पर अधिक बल देता है रुचिपूर्ण शिक्षक, यानी बच्चा जिसमें इंटरेस्ट लेगा वो रटेगा नहीं, वो समझने पे बल देगा। दूसरा है सीखने को आनंदमयी बनाना, तीसरा है बालक में व्यक्तित्व का विकास करना, चौथा है ह्रास एवं अवरोध को रोकना। ये रुचिपूर्ण शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 122 है सहभागी शिक्षण के दो उद्देश्य बताइए। उत्तर, पहला है कक्षा में नीरस वातावरण को दूर कर उसे आनंददायक बनाना, दूसरा हो जाएगा छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। प्रश्न संख्या 123 है शिक्षण की क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है। उत्तर, क्रियाशीलता के सिद्धांत का अर्थ है छात्र को स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, मतलब बच्चा उसमें क्रियाशील है, खुद करके सीख रहा है, तो ये इसमें बच्चा क्रियाशील ही तो है, तो यही हो जाएगा शिक्षण की क्रियाशीलता का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 124 है पाठ प्रस्तावना कौशल का क्या उद्देश्य है। उत्तर, छात्र जो पूर्व ज्ञान रखते हैं उसी को आधार बनाकर नवीन जानकारी अर्थात पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को उनके पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ देना ही प्रस्तावना का प्रमुख उद्देश्य है।
पाठ प्रस्तावना यही है। इसमें प्रश्नोत्तर विधि से उसके पूर्व ज्ञान का पता लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 125 है, पुनर्वलन कौशल से क्या अभिप्राय है? उत्तर, पुनर्वलन कौशल से अभिप्राय छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए उसे प्रेरित करना है। उसको तारीफ करके, बच्चे की प्रशंसा करके और बच्चे को पुनर्बल के रूप में उपहार स्वरूप कुछ देकर भी, ये सभी पुनर्वलन के तरीके हैं बच्चे को पुनर्वलित करने के। प्रश्न संख्या 126 है, शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखिए। उत्तर, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियों, मूल्यों एवं संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। जिस देश में जैसी शासन प्रणाली या सामाजिक तथा औद्योगिक परिस्थितियां होंगी, वहां उसी प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया होगी। प्रश्न संख्या 127 है, गतिविधि आधारित शिक्षण किसे कहते हैं? उत्तर, गतिविधि से तात्पर्य उन समस्त क्रियाओं से है जिनकी सहायता में से बच्चे विषय वस्तु पर ध्यानपूर्वक कार्य कर रहे होते हैं और साथ ही करके सीख रहे होते हैं। ये गतिविधि आधारित शिक्षण है। तो इसी के साथ आज हम लोग का ये अति लघुत्तरी राजन सीरीज का अति लघुत्तरी प्रश्न समाप्त होता है। अगले क्लास से हम लोग लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। आज का क्लास कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।